हेलो। हम ये हमारे स्कूल के अंदर जो भर्ती चली हुई है टीजीटी एसएस, उसमें से एक पार्ट को कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी वाले को। इसके साथ साथ केवीएस एनवीएस के अंदर भी लगभग दोनों का सिलेबस ईएमआरएस के बराबर है। तीसरी चीज़ जो पीजीटी के अंदर भी, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो इसमें कवर होते हैं। तो आप लोग तीनों जो भर्तियां चली हुई हैं कि ईएमआरएस में, केवीएस में, एनवीएस में, इन तीनों में टीजीटी के लिए भी आप लोग वीडियो देख सकते हो, पीजीटी के लिए भी आप वीडियो देख सकते हो। जो हमारा टॉपिक अभी हम कवर करने जा रहे हैं वो पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी मुख्य रूप से दो प्रकार से गतियाँ करती हैं। एक है घूर्णन, रेवोल्यूशन, रोटेशन, और दूसरा है परिक्रमण जिसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। घूर्णन, रोटेशन, पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर चक्कर लगाती है जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक चक्कर पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर 24 घंटे में पूरा करती है। अगर आप एग्जैक्ट की बात करोगे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति से बनते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के ऊपर दिन और रात को अलग करती है, उसको विभाजित करती है, उसको प्रकाशन या इल्यूमिनेशन सर्कल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस के ऊपर झुकी हुई है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें, पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने कक्षीय तल के ऊपर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर आप लोग इसको तो सा डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करोगे, ये हम पृथ्वी मान लेते हैं। ठीक है। ये इसका 50-50 मान लेते हैं, इसको हम इसकी एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में जो इसका कोण बनेगा वो बनेगा 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस के ऊपर। आप लोग ये एंगल मान सकते हो। ठीक है। और जो इसके प्लेन के ऊपर है, अगर आप इसको ऐसे खींचोगे तो जो ये कोण बनेगा वो बनेगा आपका 66.5 डिग्री। तो आप लोग इसको ऐसे इन चीज़ों के साथ मान सकते हो कि जो पृथ्वी है अपनी एक्सिस के ऊपर 23.5 डिग्री और इसके जो तल है उसके ऊपर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है। कक्षीय तल पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर कक्षा का एक तल होता है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसका एक तल होता है। सेकंड है इसका रेवोल्यूशन, परिक्रमा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ के ऊपर घूमती है। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में इसको 365 से ही 1/4 दिन यानी कि 1 वर्ष पूरा करती है। हर वर्ष बचाए गए जो 6 घंटे हैं 4 वर्षों की अवधि में, एक दिन मतलब अगर हम देखें 24 घंटे बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। जो ये एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हम फरवरी महीने में जोड़ते हैं। यही एक कारण है कि हर चौथे वर्ष फरवरी 29 दिनों की होती है बजाय 28 दिनों की। ऐसा इसलिए ऐसा जो भी वर्ष आएगा उसमें 366 दिन होते हैं और उसे हम लीप वर्ष कैसे कहते हैं। कक्षीय तल की अगर हम बात करते हैं, पृथ्वी की धुरी को एक काल्पनिक रेखा है, जो हम पृथ्वी की धुरी बोलते हैं वो एक काल्पनिक रेखा है, अपने कक्षीय तल के ऊपर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कक्षा द्वारा निर्मित तल को कक्षीय तल के रूप में भी जाना जाता है। आपके सामने एक ये डायग्राम है, डायग्राम के अंदर आप लोग एक देखोगे, ये जो आपका है सन है। ठीक है। ये पृथ्वी ऐसे करके मतलब इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ ऐसे चक्कर लगाती है। ठीक है। एक कंडीशन है जून 21 को, ये कंडीशन है सितंबर 23 को, ये कंडीशन है 22 दिसंबर को, और ये एक कंडीशन है आपकी 23 सितंबर को। ठीक है। तो पूरा एक सर्कल ऐसे परिक्रमण करती रहती है। और घूर्णन कैसे करती रहती है, आप लोगों को ये एक्सिस दिख रहा है, ये एक्स दिख रहा है, ये एक्स दिख रहा है, तो इन दोनों का जो कोण है वो 23.5 डिग्री का है। ठीक है। इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। इसको विंटर सोलस्टिक बोलते हैं, इसको इसको जो है इसको हम बोलते हैं विंटर सोलस्टिक्स, इसको हम बोलते हैं समर सोलस्टिक, इसको हम बोलते हैं इक्विनोक्स, इसको हम बोलते हैं इक्विनोक्स।
ठीक है। ठीक, तो आप लोगों को ये एक नॉर्मल सी कंडीशन इस मानचित्र में देखने के बाद पता लग गई होगी कि जी हाँ, किस प्रकार से जो पृथ्वी है हमारे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसके आगे हम इसमें अलग अलग हैं, जैसे कि इसमें दो प्रकार की हम बात करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को ये ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको हम शीत संक्रांति बोलते हैं, इसको हम इक्विनोक्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे परिभाषा, ग्रीष्म संक्रांति तब होती है जब उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका हुआ होता है। जैसे कि आप लोग इसको देखोगे तो ये उत्तरी ध्रुव है, सूर्य की तरफ पूरा झुका हुआ है ये वाला। ठीक है। और शीत संक्रांति तब बोलते हैं जब दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हो, यानी कि ये देखो, ये ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है। और उससे ऊपर वाला पार्ट है, अगर आप इसको देखोगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध है। शीत संक्रांति कब होती है? जब उत्तरी ध्रुव सूर्य के सबसे अधिक दूर झुका हुआ होता है। ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को आती है और शीत संक्रांति 22 दिसंबर को आती है। ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन लेके आती है, मतलब जब 21 जून का दिन होता है वो सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि यह सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। शीत संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, दिन सबसे छोटा होता है क्योंकि इस समय सूर्य दूर झुका हुआ होता है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है ग्रीष्म संक्रांति में। और इसमें जो आपका शीत संक्रांति होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर का। सूर्य की किरणों की अगर हम बात करते हैं, जब 21 जून का समय होता है जिसको हम ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं, तो उस समय पर सूर्य की जो किरणें हैं सीधी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती हैं। और शीत संक्रांति के अंदर सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा के ऊपर पड़ती है। ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करते हैं, आर्कटिक वृत्त जिसको हम 66.5 डिग्री बोलते हैं, वहां पर लगातार सूर्य दिखाई देता है और 6 महीने का दिन हमें अनुभव प्राप्त होता है ग्रीष्म संक्रांति में। और शीत संक्रांति में अंटार्कटिका वृत्त, उससे आगे के स्थान के ऊपर 6 महीने का दिन अनुभव होता है और वाइस वर्सा। ठीक है। मौसम पर प्रभाव, जब ग्रीष्म संक्रांति आती है तो उस दौरान जो उत्तरी गोलार्ध है उसका बड़ा हिस्सा सूर्य और उसकी रोशनी से गर्मी प्राप्त करता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां होती हैं। शीत संक्रांति के दौरान दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा हिस्सा सूर्य के सामने होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां होती है जबकि उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां होती हैं। उसके बाद ये एक कंडीशंस है मार्च और सितंबर इक्विनोक्स। ये सेम आपका जो डायग्राम है जो हमने पहले डिस्कस किया था उसी को हम बात कर रहे हैं। ये वाला, ये दिसंबर सोलस्टिक, ये मार्च इक्विनोक्स, ये जून सोलस्टिक्स और ये सितंबर इक्विनोक्स। जो आप लोगों को ये एरो दिख रहा है ये वाला, ये इसकी एक्सिस मानी जाती है। ठीक है। ये एक नॉर्मल कंडीशन। हम अभी बात करेंगे मार्च इक्विनोक्स की और सितंबर इक्विनोक्स की। हम आगे चलते हैं, आप लोग सिर्फ इस डायग्राम को देखो, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्विनोक्स, विषुव। विषुव दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है। इक्वी मतलब समान और नोक्स का मतलब रात, यानी कि विषुव एक ऐसी दिन के बारे में है जिस समय दिन और रातों की अवधि एक बराबर होती है। वर्ष में 2 दिन ऐसे आते हैं जिस समय पर पृथ्वी की धुरी सूर्य की ओर ना तो झुकी हुई होती है ना ही उससे दूर होती है, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, सभी अक्षांशों पर दिन की रोशनी और अंधकार लगभग समान मात्रा में होता है। इन घटनाओं को क्या कहते हैं, विषुव होते हैं। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसी स्थिति जिस समय पर सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा के ऊपर पड़ता है। और जो ये आपका इक्विनोक्स है, विषुव जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ये वो दिन होते हैं जब विषुवत रेखा के ऊपर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, मतलब 12-12 घंटे की होती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पृथ्वी का अधिकांश स्थानों पर विषुव के दौरान 12 घंटे से अधिक दिन की रोशनी प्राप्त होती है। वो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण वायुमंडल के अंदर जो अपवर्तन होता है और दिन की लंबाई है उसके परिभाषा के कई कारण हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा की। वह रेखा जो ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल लेबोरेटरी के पास से गुजरती है
वह प्रधान मध्याह्न रेखा मानी जाती है। यह बेस लॉन्गिट्यूड है जो 0 डिग्री होती है, जहां से 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं को माना जाता है। इसलिए प्रधान मध्याह्न रेखा विषुव समय का आधार भी मानी जाती है। ठीक है, जब भी हम टाइम की कैलकुलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो 0 डिग्री मध्याह्न रेखा है उसको बेस माना जाता है। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध। मतलब इससे हम क्या करते हैं, पूर्व और पश्चिम गोलार्ध को हम बांटते हैं। उसके बाद अंटार्कटिका सर्कल की बात करते हैं। अंटार्कटिका वृत्त पृथ्वी के मानचित्र पर चिन्हित 5 प्रमुख वृत्तों या अक्षांश समांतरों में से एक है। इस वृत्त के दक्षिण के क्षेत्र को अंटार्कटिका के रूप में जाना जाता है और इसके ठीक उत्तर के क्षेत्र को दक्षिणी समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में सूर्य एक क्षितिज के ऊपर कम से कम एक बार प्रतिवर्ष 24 निरंतर घंटों तक रहता है। ठीक है, और इसलिए आधी रात को भी दृश्यमान होता है। जो आपके 2 देश बोले जाते हैं, नॉर्वे और स्वीडन, यहाँ पर आधी रात्रि का सूर्य होता है, वो इसके कारण होता है। और सूर्य का जो केंद्र है वह कम से कम एक बार 24 घंटे निरंतर क्षितिज से नीचे रहता है, इसलिए दोपहर में जो दृश्यमान नहीं होता आपका सूर्य है। उत्तरी गोलार्ध में समकक्ष ध्रुवीय वृत्त, आर्कटिक वृत्त और भीतर भी और भी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंटार्कटिका वृत्त की जो स्थिति है वो स्थिर नहीं रहती और वर्तमान में जो विषुव रेखा से 66 डिग्री 33 मिनट 49 सेकंड दक्षिण की ओर चलती है। मतलब इसके जो पैरामीटर थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसके बाद है विषुव रेखा। विषुव रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, विषुव रेखा का अक्षांश वृत्त है जो लगभग 40,075 किलोमीटर लंबा है। मतलब अगर हम मील में देखें तो 24,901 मील की परिधि वाला है, जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच आधी दूरी पर यह स्थित है। विषुवत रेखा इंडोनेशिया, इक्वाडोर, उत्तर ब्राजील, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और केन्या राज्य सहित अन्य देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा पर सूर्य 2 विषुवों पर दोपहर में ठीक ऊपर होता है, एक तो मार्च में और एक सितंबर में, 21 मार्च और 23 सितंबर को। विषुवत रेखा पर वर्ष में हर दिन और रात की लंबाई समान होती है। दिन हमेशा 12 घंटे लंबा होता है और रातें हमेशा 12 घंटे छोटी होती हैं। यह आपका एक मानचित्र है जो कि विषुवत रेखा को दिखा रहा है और इसके अंदर 13 देश हैं। आप लोगों को इन देशों के नाम याद कर लेना, क्योंकि आप लोगों से पूछा जाएगा क्या ये देश के अंदर से आपकी जो भूमध्य रेखा है वो गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबन है, कोंगो है, डेमो रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, उगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, किरबाती है और साउथ टोम एंड प्रिंसिपी है। तो ये जो आपके मानचित्र के ऊपर है इनकी लोकेशन भी दिखाई गई है। तो आप लोग पॉज करके वीडियो को आसानी से इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। कर्क रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर पाई जाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होती है। भूमध्य रेखा वह वृत्त है जहां दोपहर के समय सूर्य सीधे ऊपर सिर के ऊपर होता है। जहां सूर्य दोपहर के समय मकर रेखा के सीधे ऊपर होगा तो उसे आर्कटिक वृत्त में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मकर रेखा और कर्क रेखा को इसलिए चिन्हित किया गया था क्योंकि ये दोनों गोलार्धों में ऐसे स्थान है जहां सूर्य सीधे सिर के ऊपर आता है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले कर्क रेखा का नामकरण किया गया था, जब जून संक्रांति के दौरान सूर्य कर्क राशि की दिशा में होता था। तो ये इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन बताया गया है कि 2000 वर्ष पहले कर्क रेखा का नामकरण किया गया था, जब जून संक्रांति के दौरान सूर्य कर्क राशि की दिशा में होता था। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और यह मैक्सिको, बहामास, मिस्र, सऊदी अरब, भारत और दक्षिण चीन से होकर गुजरती है। मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया, चिली, दक्षिणी ब्राजील और उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका से होकर गुजरती है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्राजील एकमात्र एक ऐसा देश है जो भूमध्य रेखा और एक एन रेखा दोनों से होकर गुजरता है। ब्राजील भूमध्य रेखा भी गुजरती है
और आपकी मकर रेखा भी गुजरती है। कुछ शीतोष्ण क्षेत्र में क्या होता है, डेलाइट सेविंग सिस्टम होता है। डेलाइट आपके फ़ोन के अंदर भी जब आप लोग खोलोगे तो वहाँ पे डेलाइट सिस्टम होगा। दिव्यलोक बचत समय DST जिसको हम बोलते हैं। ग्रीष्मकालीन समय, ग्रीष्म के महीनों में घड़ियों को 1 घंटा आगे बढ़ाने की प्रथा है। ठीक है। DST में सुबह के घंटों का त्याग करके शाम के समय में वृद्धि की जाती है। सामान्य दिन में क्या होता है, कार्यालय 10 बजे शुरू होते हैं और 5 बजे बंद होते हैं। DST में घड़ी का घंटा आगे बढ़ाए जाने से इसमें अधिकतम हो सकता है कार्यालय 9 बजे शुरू होते हैं और 4 बजे बंद हो जाते हैं। आमतौर पर ग्रीष्मकालीन समय वाले क्षेत्र, जो कि अत्यधिक उत्तर और दक्षिण के कुछ देश हैं, में उपयोगकर्ता वसंत की शुरुआत में ही करीब घड़ियों को 1 घंटा आगे कर देते हैं और शरद ऋतु में उन्हें वापस मानक समय पर समायोजित कर लेते हैं। इससे लाभ क्या होता है, घड़ियां आगे बढ़ाकर वे खुदरा व्यापार, खेल और अन्य गतिविधियों को लाभ होता है, जो काम के घंटों के बाद सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है। ठीक है। शाम के समय जब तापदीप प्रकाश व्यवस्था के उपयोग को कम करता है, जो पहले बिजली के उपयोग को एक प्राथमिक साधन हुआ करता था, मतलब जो आप लोगों को अरोरा ट्रीज और जो वो मिलते थे, तो उसकी समस्या को भी कम करता है। समस्या क्या आती है, DST में घड़ी का समय बदलना कभी कभी समय के हिसाब रखने को जटिल बना देता है कि हम बार बार समय कैसे बदलें, और यात्रा हो गई, बिलिंग हो गई, रिकॉर्ड कीपिंग हो गई, चिकित्सा उपकरण, भारी उपकरण और नींद के पैटर्न में भी व्यवधान को उत्पन्न करता है। ठीक है। तो ये आपका एक डायग्राम है। ठीक है, जिसमें आपका ये जो आपको राइट एंगल ऑफ ऑर्बिट का एंगल ये आपका बिल्कुल ऐसे काटा गया है। तो जो आपको ये दिख रही है साउथ ज्योग्राफिकल पोल, नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल, और जो इसके बीच में एंगल है 23.5 डिग्री का, 23 डिग्री 44 मिनट, जिसको आपको दिखाया गया है एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक पोल, और एक इसमें हमने मैग्नेटिक पोल को भी लिया हुआ है। ठीक है। उसमें फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर को भी दिखाया गया है। तो ये एक आपका आइडियल डायग्राम है जो आपकी पृथ्वी के बारे में आप लोगों को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ताकि उनको भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।